Hello students, this is Anisha Sheikh and once again I welcome you all to the learning platform of Braintree। आपको पता है इससे पहले हम आर्टिकल चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, उसके 2 सेशंस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन को डिस्कस किया था। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने आर्टिकल द के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया था, जिसमें मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने कुछ 4-5 पॉइंट डिस्कस ऑलरेडी कर लिए हैं। आज ये आर्टिकल का 3rd लेक्चर आपके सामने है। अगर किसी वजह से आपने पिछले 2 लेक्चर्स को स्किप कर दिया है या आप नहीं देख पाए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उनका लिंक चेक ऑन कर सकते हैं। आज हम आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और आर्टिकल नेक्स्ट किन जगहों पे लगाया जाता है को डिस्कस करना शुरू करते हैं। वन मोर थिंग, उम्मीद है आपको अब तक के बताए हुए आर्टिकल्स के चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। हाँ, बाय द वे कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स टॉपिक के साथ है, कुछ चीज़ें ऐसे लग रही है कि ऐसा हमको नहीं पढ़ाया गया या कुछ नया पढ़ा दिया गया है, तो आप मुझे उसके रिगार्डिंग भी अपनी कंप्लेंट्स, अपने कॉम्प्लीमेंट्स सब कुछ वेलकम है। आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपके हर कमेंट को प्रॉपरली रिप्लाई करने के लिए। तो अभी आज के लिए टॉपिक को शुरू करते हैं और कंटिन्यू करते हैं आर्टिकल द और कहाँ कहाँ लगाया जाता है। कुछ टॉपिक कल डिस्कस हो चुके हैं, बाकी हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। तो अगेन आर्टिकल द, जिसका कि ये 3rd लेक्चर आपके सामने है। तो लेट मी राइट अगेन दिस वन फॉर यू, 3rd लेक्चर। प्रीवियसली 2 लेक्चर हो चुके हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। कंटिन्यू कर रहे हैं टॉपिक को। पिछले कल टॉपिक में जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे कुछ पॉइंट कि कहाँ कहाँ आर्टिकल द लगता है, हमने डिस्कस किया था यूनिवर्सल थिंग्स के साथ आर्टिकल द लगाना है, वाटर बॉडीज़ के साथ लगाना है, हॉली बुक्स के साथ लगाना है, डायरेक्शंस के नेम के साथ लगाना है, कंडीशन अप्लाइज थी, आप चेक कर लीजिएगा, और आपको न्यूज़पेपर इंग्लिश लैंग्वेज का ही के साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल करना होता था। आज के लेक्चर में देखते हैं और कौन कौन सी चीज़ों के साथ आर्टिकल द को लगाया जाएगा। शुरू करते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास, हाँ, शुरुआत के कुछ पॉइंट इजी हैं तो बड़े फास्ट निकलेंगे, तो हम बाद में इसको अच्छे से समझेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, जितनी भी हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर हम हिंदी में बात करेंगे तो राजनीतिक जो हमारी पार्टीज़ ही बोलते हैं हिंदी में, मुझे इतना क्लियर नहीं है। तो जितने भी जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन राजनीतिक दलों के नाम के पहले भी आपको आर्टिकल द का इस्तेमाल करना होता है। तो जैसे सबसे पहले आप देख लीजिए, आप बोलेंगे द कांग्रेस, एग्जाम्पल में देख लीजिए द कांग्रेस, या आप बोलेंगे द भारतीय जनता पार्टी, जिसको कि हम शॉर्टकट में ऑफ कोर्स बीजेपी कहते हैं, या आप बोल सकते हैं द डेमोक्रेटिक पार्टी। अब एक चीज़ क्लियर कर दूं मैं आपको कि ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इंडियन पार्टीज़ के नाम के पहले ही आर्टिकल द का इस्तेमाल करना है। अब ये पार्टीज़ इंडिया की हों, ये पार्टीज़ बाहर किसी कंट्री की हों, अगर वो आपकी एक राजनीतिक दल है, पॉलिटिकल पार्टी है, तो आपको उसके नाम के सामने आर्टिकल द को लगाना पड़ेगा। तो ये तो हो गया आपके पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। सेंटेंस में ये जहाँ भी आती हैं, एज आई ऑलरेडी मैंशनड, ये बीच में आती हैं, आपके मिड में आती हैं, आपके स्टार्ट में आती है, या फिर आपके एंड में आती है, आपको इनमें आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, आपके जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके साथ भी आपको आर्टिकल द को लगाना होता है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हिंदी में बात करेंगे तो, क्योंकि हम हिंदी का सीख रहे हैं, हिंदी में इसका मतलब हो गया संगीत वाद्य यंत्र। जितने भी आपके संगीत वाद्य यंत्र हैं उनके साथ भी आपको आर्टिकल द लगाकर इस्तेमाल करना होता है। मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे आप कहेंगे द गिटार, तो गिटार आपका एक वाद्य यंत्र है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट मतलब वो चीज़, वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट के पहले आपको आर्टिकल द का इस्तेमाल करना है। आप कहेंगे द हारमोनियम, या आप बोल सकते हैं द फ्लूट हो गई आपकी बांसुरी, ठीक है, या आप बोल सकते हैं द
चलो ढोलक कर देते हैं, है ना। ढोलक सबको पता है, कोई नया अल्फाज तो नहीं है। हारमोनियम, गिटार, फ्लूट, ढोलक और इसके अलावा जितने भी और वाद्य यंत्र होते हैं, जितने भी, अब आपको एक हिंट मिल गया, एक हेडिंग से आपको एक हिंट मिल जाता है, तो आपको एग्जाम्पल में इतने से समझ आई थिंक आ जाएगा। गिटार हुआ, हारमोनियम हो गया, फ्लूट हो गया, ढोलक हो गया, सितार हुआ, ट्रम्पेट हो गया, माउथ ऑर्गन हो गया, जितने भी आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं सबके साथ आपको आर्टिकल द लगाना है। अच्छा, जब आर्टिकल लगा दिया, जब आपको इनको की बजाना है, तो बजाने के लिए जो आप इसमें जो क्रिया हो रही है बजाना, उसकी जो अंग्रेजी आप इस्तेमाल करेंगे वो प्ले होगी। मैं बताती हूँ आपको किस तरह से। जैसे कि हम बोलेंगे कि साहिल प्लेज द गिटार, तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पे आपने बोला कि गिटार जो है ये आपका एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का नाम था, जिसके पहले आपने आर्टिकल द लगाया तो आपका सेंटेंस करेक्ट हो गया। और प्लेस यहाँ पे वो क्रिया है बजाने वाली। तो जब भी आप कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट या संगीत वाद्य यंत्र को बजाते हैं तो उस बजाने के लिए जो अंग्रेजी आएगी वो आपकी प्ले के साथ आ जाएगी। तो आप बोलेंगे साहिल प्लेज द गिटार, माने साहिल जो है वो गिटार बजाता है, ठीक है। ये इसका हिंदी हो गया। यहाँ पे कर दो हम बजाता। अच्छा, अब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ एक एक्सेप्शन वाली तरह ही समझ लो, एक बात होती है जो आपने दिमाग में रखनी है। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपको म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ में आर्टिकल द ही लगाना होगा। कुछ जगह ऐसी भी आएगी जहां आप हिसाब से ए या एन का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब वो कौन सी जगह है, कैसे आपको करना है, देख लीजिए। अब कभी कभी क्या होगा, मैं आपको लिख देती हूँ, कंडीशन क्या अप्लाई होगी। ये कंडीशन आप चाहें तो नोटबुक में लिख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इंपॉर्टेंट कंडीशन है। मैंने कुछ देर पहले बोला कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेकिन कंडीशन कभी कभी ऐसी भी आती है जहां आपको इन्हीं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के साथ ए और एन का इस्तेमाल भी किया जाएगा, तो गलती नहीं होगी। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि इफ़ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एम आई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कर देंगे पूरा, आर इन काउंटेबल नेचर। अगर ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं ये आपको काउंटेबल नेचर के मिलते हैं। अब आप बोलेंगे कि ये काउंटेबल नेचर क्या हो, समझाती हूँ, एक मिनट रुकिए। अगर वो काउंटेबल होंगे तो आपने इनके सामने ही अकॉर्डिंग टू द साउंड ऑफ अ वर्ड आपको ए या एन पुट करना है। ठीक है, किस तरह से एग्जाम्पल बताती हूँ। पहले एग्जाम्पल के थ्रू आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे सपोज हम बोल दें, यहाँ हमने कहा था, इस एग्जाम्पल में हमने कहा था साहिल प्लेज द गिटार, कि जो साहिल जो है वो कोई गिटार बजा रहा है। सपोज हम क्या देते, साहिल बॉट द गिटार। तो यहाँ पर जो है अभी क्या हुआ, यहाँ पे आपकी वर्ब चेंज हुई। यहाँ पे था कि वो बजा रहा है, यहाँ पे था कि वो खरीदा है। उसमें बॉट का मतलब क्या हो गया, खरीदा। पास्ट टेंस हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म थी। खरीदा, खरीद कर लेकर आया है। अभी वो खरीद कर लेकर आया है, क्या लेकर आया है, कितना गिटार लेकर आया है, एक लेकर आया है। तो यहाँ पे आर्टिकल द जो लगा हुआ है ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पे आपको लगाना था आर्टिकल अ, बिकॉज वो कितना परचेज करके लाया होगा, एक परचेज करके लाया होगा। यहाँ पे आपने गिटार को या किसी भी और इंस्ट्रूमेंट को, सपोज यहाँ पे हारमोनियम होता, फ्लूट होता, सितार होता, वायलिन, कोई भी, अगर उसके साथ आपकी जो क्रिया है वो खरीदने या देने, गिफ्ट करने वाली बात हो जाएगी कि उसने मुझे एक फ्लूट दिया। ठीक है, सपोज आप बोले ही गेव मी द फ्लूट, तो ये भी गलत होगा। यहाँ पर भी आपको क्या बोलना होगा कि उसने मुझे कितना फ्लूट दिया, ऑफ कोर्स एक फ्लूट दिया। तो आप यहाँ पे बोलेंगे उसने मुझे क्या दिया, अ फ्लूट। तो यहाँ पे आर्टिकल द जो है रॉन्ग हो जाएगा और आपको यहाँ पे आर्टिकल आ का इस्तेमाल करना होगा कि साहिल बॉट अ गिटार और ही गेव मी अ फ्लूट। क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज आप जब पर्टिकुलर खास बता रहे हैं तो आपने खास बताने के लिए आर्टिकल द का यूज़ किया। और जब आपने उनको काउंटेबल कंडीशन में दिखाना है कि उनको अब आप गिन सकते हैं कि मेरे पास 4 गिटार है, तो आपने क्या दिया, आई हैव 4 गिटार्स। मेरे पास 1 गिटार है, आपने क्या दिया, आई हैव अ गिटार। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो काउंटेबल, गिनने वाली प्रक्रिया में आ जाएंगे। यहाँ पर वो खास दिखाया जा रहा है। तो ध्यान रखना है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ आप एक ट्रिक से सोच लो के साथ अगर आपको प्ले वाली बात आएगी, यानी कि बजाने वाली बात आएगी, तो आपने द का इस्तेमाल करना। और जब वो काउंटेबल कंडीशन में, सपोज गेव या बॉट या गिवन या किसी भी तरह का फॉर्म हो सकता है, देना या खरीदने वाले फॉर्म पे ध्यान रखना है कि आपने उनके साथ में आर्टिकल द ना लगाकर आर्टिकल ए या अकॉर्डिंगली एन का इस्तेमाल करना है।
होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं हम लोग, और अगला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा रिगार्डिंग एडजेक्टिव्स। ठीक है, अब अगर किसी बच्चे को एडजेक्टिव्स क्या हैं वो क्लियर नहीं है तो मैं बता दूं आपको कि एडजेक्टिव मैंने आपको बिल्कुल शुरू में एक लेक्चर बनाया था इंग्लिश एट अ ग्लांस। मैंने वहाँ आपको बहुत चीज़ें क्लियर की थी कि कौन क्या होता है। तो एडजेक्टिव भी पार्ट ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है जिसको हिंदी में हम लोग विशेषण कहते हैं। ठीक है, अभी ये तो नहीं पढ़ाऊंगी मैं आपको कि क्या होता है कैसे होता है, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आज हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं अपने आर्टिकल के हिसाब से। एडजेक्टिव जैसे कि कौन कौन से एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज हमने बोल दिया ऑनेस्ट, या हमने बोल दिया ब्रेव, या हमने बोल दिया रिच, या हमने बोल दिया मान लिया जाए यंग, या हमने बोल दिया एडुकेटेड। ठीक है, अब ये वाले वर्ड ऑफ कोर्स सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैंने 5 लिखे हैं बोर्ड पे तो 5 ही एडजेक्टिव होंगे, नहीं, बहुत सारे एडजेक्टिव्स होते हैं। अब एडजेक्टिव्स बोर्ड पे लिखने का रीज़न क्या है, एक चीज़ को दिमाग में लेके चलना। जब भी सेंटेंस के अंदर एक नाउन आता है तो नाउन के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म बनते हैं। माने मैं अब कहूँ कि ये एक मार्कर है तो ये मार्कर, और अगर 2 हो गए तो मार्कर्स, एस लगाकर आप उसका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। जनरली सेंटेंस के अंदर या ग्रामर के अंदर हमेशा जब भी सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बनती है या वाइस वर्सा तो वो एक नाउन की होती है और वो हमेशा एस लगाकर बनती है। जैसे कि हम बोले सपोज मेरे पास वर्ड है पेन, तो पेन सिंगुलर हो गया। अगर मैं कहूँ पेन्स तो पेन्स जो है ये मेरा प्लूरल हो गया। सपोज मैं कहूँ डॉग तो डॉग सिंगुलर हो गया, और डॉग्स अगर हम कहेंगे तो प्लूरल हो गया। ऐसे ही हम कहें सिटी, सिटी सिंगुलर हो गया और सिटीज़ आपका प्लूरल हो गया। तो इस तरह से नाउन जो है आपका वो एस लगाकर प्लूरल फॉर्म पे कन्वर्ट होता है। अगर इस तरह है तो फिर एडजेक्टिव क्या कर रहा है। अब कभी कभी हमको किन्हीं एडजेक्टिव्स को भी प्लूरल फॉर्म पे दिखाना होता है, तो क्या कंडीशन होगी कि हम एडजेक्टिव्स को प्लूरल फॉर्म पे दिखाएंगे। क्या हम सीधा एडजेक्टिव में एस लगाकर बनाएंगे प्लूरल, यानी कि क्या मैं कर दूंगी ऑनेस्ट का मतलब हुआ एक ईमानदार, राइट, एक ईमानदार, राइट। तो अभी बोलो गुड मॉर्निंग। नीचे होंगे ऊपर होंगे, ओके। ऑनेस्ट का मतलब हुआ एक ईमानदार, माने कोई एक ईमानदार व्यक्ति। ब्रेव का मतलब ऐसे ही हो गया एक बहादुर। रिच का मतलब कोई एक अमीर व्यक्ति। यंग मतलब कोई एक जवान बच्चा या व्यक्ति। एडुकेटेड मतलब एक कोई पढ़ा लिखा, आई थिंक वही होता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति। अब जब इनको प्लूरल फॉर्म पे कन्वर्ट करना है तो क्या मैं ऐसा करूँगी कि मैं बोल दूँ ऑनेस्ट, थोड़ा बोलने को भी टफ लग रहा है। इसी तरह से क्या मैं बोल दूँगी ब्रेव्स, या इसी तरह से हम बोल देंगे रिचेस, और एल्स यंग्स, और एल्स एडुकेटेड्स। तो ये जो सेंटेंसेस मैंने कन्वर्ट करके, सेंटेंस तो नहीं है सॉरी वर्ड ही है खाली, ये जो मैंने आपको वर्ड कन्वर्ट करके प्लूरल फॉर्म में दिखाए हैं ये सारे के सारे ऑफ कोर्स मैंने जो बोर्ड पे लिखे हैं ये बहुत ही बड़े मिस्टेक करके मैंने लिखा है, ब्लंडर करके लिखा है, ऐसा कन्वर्जन नहीं होता। लेकिन जब हमको बहुत सारे ईमानदार, बहुत सारे अमीर, बहुत सारे ब्रेव और बहुत सारे जवान और बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे, क्या तरीका होगा कि आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं प्लूरल में। तो सिंपल कुछ नहीं करना है आपने, आप अपने एडजेक्टिव के पहले जिस फॉर्म पे वो है उनको वैसा ही छोड़ दो, और आप अपने एडजेक्टिव के पहले उनको प्लूरल बनाने के लिए ना कुछ मत करो, आप उसके आगे आर्टिकल द का इस्तेमाल कर दो। आप बोल दो द ऑनेस्ट। मैं आपको बुरा बताती हूँ हिंदी करके भी, लेट मी राइट फर्स्ट। आप बोल दो द ब्रेव, आप बोल दो द रिच, or else you can say the young or the educated. Again मैं बता दूं आपसे,
सिर्फ ये 5 ही एडजेक्टिव कन्वर्ट नहीं होते, और भी एडजेक्टिव होते हैं। ये हिंट है आपको बताने के लिए कि एडजेक्टिव को प्लूरल में कन्वर्ट करना हो तो आप पर्टिकुलर एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लगा दें। राइट, मेक श्योर आपको पॉइंट क्लियर हो गया हो। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक एडजेक्टिव जो कि सिंगुलर फॉर्म पे आपको दिखाई दे रहा था को प्लूरल में कन्वर्ट किया, हमने उस पर्टिकुलर एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लगा दिया। कभी भी आप ये गलती मत करना कि आप कर दो द ऑनेस्ट्स, ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा, या आप कर दो द ब्रेव्स। अब मैं कंप्लीट नहीं लिखूंगी बिकॉज मैं बता दूं आपको, अगर आप द भी लगा रहे हैं और आर्टिकल के साथ सॉरी एडजेक्टिव के साथ एस भी लगा रहे हैं तो ये आप रॉन्ग कर देंगे। सिंपल आपने पर्टिकुलर जो आपका एडजेक्टिव है उसके पहले ही आपको आर्टिकल द लगाना है, वो अपने आप ही प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इनकी हिंदी कर देती मैं आपके लिए कि हिंदी करके डिफरेंस क्या आया। अगर हम ऑनेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ बात कर रहा है वो किसी एक ईमानदार व्यक्ति की, ठीक है, ईमानदार व्यक्ति माने कितना, कोई एक ईमानदार व्यक्ति। ऑनेस्ट कौन हुआ, लाइक ही इज एन ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट हो गया कोई एक ईमानदार व्यक्ति। लेकिन जब हमने द ऑनेस्ट कहा तो द ऑनेस्ट में जितने भी व्यक्ति ईमानदार हैं, पूरे होलसम सारे के सारे, तो क्या हो जाएगा, ईमानदार लोग, यानी कि सारे के सारे ईमानदार लोग अरे यहाँ लग गया, ये तो यहाँ नहीं होता है ना, हाँ, ईमानदार लोग, सबके सब ईमानदार लोग की बात कर रहा है। ऐसे ही ब्रेव, कोई एक बहादुर व्यक्ति, द ब्रेव पूरे के पूरे बहादुर व्यक्ति। जैसे आप बोले ही इज अ ब्रेव मैन, या आप बोलें द इंडियन टीम इज द ब्रेव, ठीक है। अभी द ब्रेव मतलब जितने भी इंडियन टीम में या इंडियन आर्मी में, इंडियन फोर्स में जितने भी लोग हैं वो सारे कैसे हैं, सबके सब बहादुर हैं, तो आप बोलेंगे द ब्रेव। रिच, कोई एक धनी व्यक्ति, द रिच, जितने भी धनी व्यक्ति हैं दुनिया में बोल दो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो सब कहाँ आ गए, द रिच, यानी कि मुकेश अंबानी से लेकर जो भी आपके टाटा बिरला वगैरह हैं सब हो गए कौन, द रिच। अगर सिर्फ रिच कहेंगे तो कोई एक मुकेश अंबानी, द रिच कहेंगे तो अंबानी भी, टाटास भी, बिरलास भी, एंड जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो सब कहाँ आ गए, द रिच में। यंग, कोई एक जवान, द यंग, सभी के सभी। एडुकेटेड, कोई एक पढ़ा लिखा, द एडुकेटेड, जितने भी पढ़े लिखे लोगों का समूह है वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाते हैं। तो ध्यान रखना है, एडजेक्टिव को प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ आप उसके पहले आर्टिकल द लगा दो, उसके अलावा आपने कोई काम नहीं करना है। एग्जाम्पल से क्लियर कर दूँ मैं आपको। और हाँ, फिर से बता दूं क्वेश्चन कैसे आता है, वो मैं आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। आखिर में जब मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ना आर्टिकल का, तो किस फॉर्मेट पे क्वेश्चन बनता है, कैसे फिलअप करते हैं, कैसे एरर को ट्रेस किया जाता है, ये हम सब कुछ आखिर में डिस्कस करेंगे। इत्मीनान से लेक्चर्स को सामने रख के, नोट्स को सामने रख के आंसर बनाएंगे, राइट। तो आज डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल एग्जाम्पल देखो। सपोज मैं बोलूँ द 6 should be helped by the riches। तो यहाँ पे मैंने जो सेंटेंस आपके सामने बोर्ड पे लिखा है, मैंने लिखा है द 6 should be helped by the riches। कुछ देर पहले ही हमने डिस्कस किया था कि आर्टिकल द का इस्तेमाल अगर हो गया और उसके बाद एडजेक्टिव आ गया तो उसकी प्लूरल फॉर्म बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने दोनों जगह में सेंटेंस जो में लिखा है उसमें जो 2 वर्ड लिखे हैं 6 और रिचेज, ये रॉन्ग लिखे हैं। रॉन्ग क्या हो गया इसके अंदर, पर्टिकुलरली हमने जो एस और ई एस का पार्ट बनाया है ये रॉन्ग हो गया। होना क्या चाहिए था, द 6 शुड बी हेल्प बाय द रिच, बिकॉज द लगने की वजह से ये एडजेक्टिव अपने आप में कैसा बन गया, प्लूरल बन गया। यानी कहने का चाह रहा है जितने भी सारे के सारे जितने भी बीमार व्यक्ति हैं उन सबको रिच व्यक्ति यानी कि जो अमीर लोग हैं उनको उनकी हेल्प करनी चाहिए। इस तरह से आपको ध्यान रहेगा। आई होप एडजेक्टिव के आगे खाली आपको आर्टिकल द लगाना है, वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं और अगला पॉइंट आपका हो जाएगा, अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है आपने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास माउंटेन। माउंटेन, इसको मैं पूरा कर दूं, माउंटेन रेंज। अब जैसे ही दिमाग में माउंटेन आता है या माउंटेन रेंज आती है, हम लोग उठा के उसके आगे आर्टिकल द पुट कर देते हैं। पहले क्लियर कर दूं कि माउंटेन रेंज और दूसरा अगर मैं लिख दूं साथ में आपको बराबर में माउंटेन, दोनों में ना डिफरेंस हो जाता है।
तो जैसे ही आपके सामने एक वर्ड आया हिमालय, आर्टिकल द लगा दिया। जैसे ही आपके सामने वर्ड आया माउंट एवरेस्ट, आर्टिकल द लगा दिया। नहीं, रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज एक है माउंटेन रेंज और दूसरा है सिंगल एक खाली पर्वत। अच्छा, पर हिंदी का लेते हैं इसकी। माउंटेन रेंज की बात करेंगे तो हिंदी हो जाती है पर्वत श्रृंखला। ठीक है, अभी थोड़ा सा हिंदी से आपको ना क्लियर हो जाएगा। जब हम रेंज की बात कर रहे हैं तो हम लोग पूरी श्रृंखला की बात कर रहे हैं, और जब हम माउंटेन की बात कर रहे हैं तो हम लोग पर्वत श्रेणी, श्रेणी या श्रेणी बोलते, चोटी बोलते हैं, आई थिंक चोटी बोलते हैं, श्रेणी तो नहीं होता, थोड़ा मेरा हिंदी का झोल है, थोड़ा मैनेज कर लेना। पर्वत चोटी मतलब एक सिंगल पीक इसको बोलते हैं। थोड़ा इजी कर देती हूँ, पीक कर देती हूँ आपके लिए। ठीक है, चलिए। तो जब पर्वत श्रृंखला की बात की जाएगी और जब पर्वत चोटी की बात की जाएगी, दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। डिफरेंस क्या? श्रृंखला जो है वो कुछ पर्वतों को मिलाकर बनेगी। ठीक है, माने 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी हैं उन छोटे छोटे स्मॉल पर्वतों को मिलाकर बनेगी एक श्रृंखला। और जो पर्वत चोटी है वो ऑफकोर्स सिंगल होगी, अकेली होगी, इंडिविजुअल होगी। तो इतना आपने दिमाग में रखना है। अब आपको बहुत हिंट मिल जाएगा इतनी बात से ही कि जब भी श्रृंखला होगी तो आपको आर्टिकल द लगाना है। तो सिंपल तरीका है, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। माउंटेन रेंज, अब ध्यान रहेगा, माउंटेन रेंज होगी तो आर्टिकल द लगाना है, और माउंटेन सिंगल अकेला आएगा तो आर्टिकल द आपको नहीं लगाना है। तो क्रॉस का मतलब हो गया नहीं लगाना, टिक का मतलब हो गया लगाना है। सिंपल सी बात है ना, ठीक है, याद रहेगा। माउंटेन रेंज, अच्छा एक ट्रिक और भी हो जाता है। बहुत सारे माउंटेन रेंजेस के नाम ऐसे जिनमें एस लग के आया है, लाइक हिमालयाज, एल्पस, एंडीज, है ना, तो सब में एस 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 लग के आ रहा है। तो हिंट मिल जा रहा है आपको कि एस लग के आया है, किसी पर्वत श्रेणी का नाम होगा आपको, तो आप आर्टिकल द लगा देना। सिंपल बात करेंगे तो माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, कंचनजंगा, इस तरह के छोटे छोटे पहाड़ हैं, सिंगल पहाड़ है, कोई एस नहीं लगा तो आपको आर्टिकल द भी नहीं लगाना है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग कि एग्जाम्पल में क्या होगा, कहाँ कहाँ आर्टिकल द लगाना है। आप वर्ड को लर्न करने के बजाय उसकी हेडिंग को लर्न कीजिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो जैसे हम बोल दें द हिमालयाज, तो हिमालयाज हम डिस्कस भी कर चुके हैं, तो हमको पता भी है कि हिमालयाज जो है वो एक रेंज है, श्रृंखला है, एस लगा हुआ है, देखो हमने भी आर्टिकल द लगा दिया। हाँ, अब ज़रूरी नहीं कि हर बार ही आपके पास ऐसे नाम आए जिनमें एस लग के आए। जैसे कि हमारे पास है एक रेंज शिवालिक, तो शिवालिक में तो कहीं भी एस नहीं लगाए, लेकिन ये भी एक पर्वत श्रृंखला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जीके ऑफकोर्स आपको हेल्प करेगी इस चीज़ में, तो जीके अच्छे से पढ़िए। आपको जीके में पर्वत श्रृंखला ही पढ़ाई जाती है, जीके में आपको पर्वत चोटी के बारे में बताया जाता है, तो वहाँ से आपको इंग्लिश में आर्टिकल पुट करने के लिए यहाँ हेल्प हो जाएगी कि एस लगा है तो क्लियर है कि वो श्रृंखला ही होगी, नहीं लगाए तब भी आपको याद होगा कि कहाँ पे श्रृंखला है, कहाँ पे पर्वत है। तो इस तरह से हिमालयाज, एल्पस हो गया, और हो गया चलो आपका एंडीज। तो यहाँ पे तो आपको क्लियर दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको आर्टिकल द लगाना है, बिकॉज ये सबके सब कौन है, आपके श्रृंखला है। अब कहाँ नहीं लगाना है देख लेते हैं। ये है आपका कंचनजंगा, ठीक है, कांचनजंगा नहीं पढ़ेंगे इसको, कंचनजंगा है, जिसको हम लोग नॉर्मल K2 करके पुकारते हैं। अब सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है, जीके आपका ऑफकोर्स मुझसे बहुत अच्छा होगा। कंचनजंगा जो है वो पर्वत श्रृंखला नहीं है, सिंगल एक चोटी है, सिंगल एक पहाड़ है। इसके पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर हम बोलते द कंचनजंगा तो वो गलत हो जाता, हम बोलेंगे ओनली कंचनजंगा। ऐसे ही बाकी तो आपको अच्छे से पता ही है। आपके पास हो गया माउंट एवरेस्ट, आपके पास हो गया माउंट आबू, ये सारे कौन हो गए आपके सिंगल पहाड़। तो सिंगल पहाड़ में आप लोगों ने कोई ऑफ कोर्स नहीं लगाना है, तो आई थिंक आपको ध्यान रहेगा। अगेन मैं रिपीट कर दूं, हेडिंग को लर्न कर लेना बेस्ट है। आप उसके बनस्पत अगर इनमें आए हुए शब्दों को लर्न करते हैं तो वो आपका टाइम भी वेस्ट करता है, और इतना कुछ याद रखना भी कहीं ना कहीं मुश्किल तो होता ही है। तो ध्यान रखो कि खाली हेडिंग को ध्यान रखो। सिंपल बात थी, माउंटेन रेंज आएगा आर्टिकल द लगा देना, माउंटेन आएगा अकेला आर्टिकल मत लगाना, फिनिश। ठीक है, उम्मीद है आपको टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा। इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था आज म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें आर्टिकल द लगाना है, लेकिन जैसे ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपके बन जाते हैं काउंटेबल, ऑफ कोर्स आपको आर्टिकल ए या एन पे स्विचिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि राजनीतिक दल, उनके पहले भी आर्टिकल द लगाना है। आगे बढ़ते हैं आज के लिए। उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग हमारे इन्वेंशन के नाम के साथ। अगला टॉपिक है, सॉरी अगला हेडिंग है इन्वेंशन नेम्स।
इन्वेंशन माने आविष्कार। अगर हम हिंदी की बात करें तो इन्वेंशन का मतलब हो गया आविष्कार। तो जितने भी आविष्कार हैं, आविष्कार के नाम के साथ भी आपको आर्टिकल द लगाना होता है। जितनी भी वस्तुओं का आविष्कार हुआ, अभी तो बहुत सारी हैं, मैं आपको खाली हेडिंग बता दी, एक आधा हिंट देती हूँ। सपोज आपको एग्जाम्पल बता दूँ मैं, एग्जाम्पल हो गया आपका द टेलीविज़न, या जो आजकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आप सबके पास है आपका सेल फोन, क्योंकि वही तो आप देखेंगे ना, मुझको भी आपको सेल फोन में नजर आऊंगी मैं, ऑब्वियस सी बात है। या फिर आप बोल दें द बल्ब, द साइकिल, द ट्यूब, द बोर्ड, द मार्कर, कुछ भी, एनीथिंग, द फैन, व्हाट्सएवर, जिन भी चीज़ों का आविष्कार हुआ है वो कहाँ पे आ जाएंगे? आपके इन्वेंशन के नाम के साथ। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे हम बोल दें हु इन्वेंटेड द सेल फोन, तो यहाँ पे मैंने सेल फोन जो कि इन्वेंशन के टाइम पे इस्तेमाल हुआ था का इस्तेमाल किया, और सेल फोन जो कि इन्वेंशन वर्ड है मेरे पास राइट नाउ के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल किया, तो ये सेंटेंस मेरा राइट हो गया। अब अगर थोड़ा सा इसको और वाइड करके देखें तो जस्ट लाइक आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह ही आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर भी जब ये चीज़ें काउंटेबल होके आपके सामने आएंगी तो आपने इनके साथ अकॉर्डिंगली ए या एन का इस्तेमाल करना है, द का इस्तेमाल नहीं करना है। कैसे? देखो, सपोज मैं बोलूँ कि कल मैंने एक नया सेलफोन खरीदा। क्या सुनना, मैंने बोला कल मैंने एक नया सेलफोन खरीदा, तो मैं बोलूँगी आई हैव परचेज्ड, मैंने क्या लिखा है, अरे बाप रे स्पेलिंग भूल गई मैं, देखो करते करते लॉकडाउन ऐसा लगा कि स्पेलिंग भुला दिया मैं यहाँ पे स्पेलिंग चेंज ही कर देती हूँ। आई हैव बॉट अ न्यू सेलफोन, चलो काफ़ी इतनी, ठीक है। आई हैव बॉट अ न्यू सेलफोन। अब यहाँ पर भी जो सेलफोन है आपका, बट ऑफ कोर्स ये एक इन्वेंशन है, लेकिन मैंने साथ में क्या लगाया है? आर्टिकल ए, बिकॉज यहाँ पे अनलाइक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे भी हमारा जो पर्टिकुलर वर्ड है, इन्वेंशन का नाम है, ये एक काउंटेबल होकर मेरे सामने आ रहा है कि मैंने कितना फोन खरीदा? एक। सपोज मैं बोलती मैंने 2 लिए, 3 लिए, 10 लिए, ज़्यादा नहीं हो गए चलो खैर, जितने ही फ़ोन लिए, ठीक है, चलो 10 फ़ोन ले लिए, कोई बात नहीं, सबको बांटना होगा ना मैंने, तो 10 फ़ोन लिए, तो मैं बोलती 10 सेलफोन्स। तो जब आपका इन्वेंशन भी किसी काउंटेबल टर्म पे आएगा तब भी आपने क्या करना है? आर्टिकल ए या एन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो इन्वेंशन के नेम के साथ जनरली जब खुद वर्ड, ट्रिक क्या है, जब खुद वर्ड इन्वेंट आएगा तो आप द लगा दीजिएगा। जब कोई और वर्ब आएगा जो वो काउंटेबिलिटी वाली फीलिंग आपको, जैसे कि ही हैज़ ब्रोकन अ टीवी यस्टरडे, ठीक है, कल जो उसने टीवी को तोड़ दिया। अब यहाँ पे आर्टिकल अ नहीं लगाना है, बिकॉज आप ये नहीं बोलेंगे उसने एक टीवी तोड़ा, मतलब उसका कोई रूटीन है शायद टीवी तोड़ने का, रोज एक तोड़ता है, ऐसा नहीं है। उस दिन उसने जो है क्या किया, एक खास टीवी जो आपके घर में था, खास आपका पर्टिकुलर टीवी, वो तोड़ दिया। तो आप बोलेंगे ही हैज़ ब्रोकन द टीवी यस्टरडे, मतलब वो टीवी जो मेरे पास था वो उसने कल तोड़ दिया। कुछ गुस्सा वुस्सा आ रहा बेचारे को, चलो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, कुछ चीज़ें आपको खुद भी दिमाग लगाकर याद रखनी है कि कब आपको आर्टिकल द लगाने है, कब आपको आर्टिकल अ लगानी है, ठीक है। दिमाग में रखो, इन्वेंशन वर्ड आएगा तो द ही आएगा, ये फिक्स है। बॉट परचेज वर्ड आ गया तो ऑफकोर्स आपको आर्टिकल अ का इस्तेमाल करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। तो उम्मीद है आपको पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास होने वाला है ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स, ठीक है। अब ऑर्डिनल नंबर्स क्या हैं? बहुत सारे बच्चे तो ऑलरेडी अवेयर होंगे कि क्या होते हैं ऑर्डिनल नंबर्स, लेकिन बाय द वे समहाउ कोई बच्चा को नहीं आइडिया है, उसको मैं क्लियर कर देती हूँ। ऑर्डिनल नंबर्स के रिगार्डिंग भी हम लोग स्टडी करेंगे हमारे एडजेक्टिव के चैप्टर के अंदर, लेकिन ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, देख लेते हैं। ऑर्डिनल नंबर्स में आपको नजर आते हैं वर्ड जैसे कि फर्स्ट, अल्टीमेटली मैं गिनती लिखने वाली हूँ, लेकिन लिखने का तरीका कैसा होगा? अल्फाबेटिकली होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन, 10, जितनी भी संख्या होती है, ऐसा नहीं है कि मैंने बोर्ड के ऊपर 4 नंबर लिखे हैं, 4 ही होंगे, नहीं, जितनी भी संख्या होती है, जिस तरह आप बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन, 10th, 11th अप टू द मार्क, जितनी भी संख्या सब से लेकर
नेक्स्ट एंड लास्ट, सभी के सभी शब्दों को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल नंबर। हाँ, अब इसकी हिंदी नंबर से पूछ लेना, वो मुझे आती रही है। आई थिंक कहीं ना कहीं मैथ्स में आप लोग यूज़ करते होंगे कार्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स, मल्टीपल नंबर्स। पढ़ाऊंगी मैं आपको एडजेक्टिव के चैप्टर के अंदर लेटर स्टेज पे। फिलहाल देखो ऑर्डिनल नंबर्स क्या है? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, 9, 10, 11, 12, 13, 100, 200, 1000 जितने भी होते हैं सभी आ जाते हैं, सभी की, ठीक है, आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट। जब भी आपके सेंटेंस के अंदर इस तरह के वर्ड आपको नजर आएंगे तो आपने आर्टिकल द इनके पहले इस्तेमाल करना है। ये एक किस्म से एडजेक्टिव हैं, ठीक है। बेसिकली जो मैंने लिखा है बोर्ड के ऊपर ऑर्डिनल नंबर्स, ये एक किस्म से आपके एडजेक्टिव्स होते हैं। एक किस्म से नहीं, एक्चुअली एडजेक्टिव ही होते हैं। अब इन एडजेक्टिव्स के पहले भी आपको आर्टिकल द लगाना होता है। अब ध्यान ये रखना कि जब मैं बोल रही हूँ आर्टिकल द लगा रहे हैं, डजंट मीन कि हर बार लगाना ही है। अब देखो कुछ करते हैं, एग्जांपल बताती हूँ आपको मैं। जैसे मैं बोलूँ, सपोज हम कह दें एग्जांपल में नंबर 1 पे, हु इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, सब बन गया, ऑफ दिस कॉलेज, ठीक है, पहला सेंटेंस। अगला एग्जाम्पल देखो, विच इज योर्स फर्स्ट, चलो सेलफोन ही कर देते, आजकल सेलफोन का ज़्यादा जमाना है। तो दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखो, मैंने लिखा है हु इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, सेकंड लिखा है विच इज योर्स फर्स्ट सेलफोन। दोनों सेंटेंसेस के अंदर मैंने फर्स्ट, जो कि ऑर्डिनल नंबर है, का इस्तेमाल किया है। ये भी ऑर्डिनल नंबर है, ये भी ऑर्डिनल नंबर है। ध्यान से देखेंगे तो मैंने यहाँ पर तो इसके सामने आर्टिकल द पुट किया है, लेकिन यहाँ पर इसके सामने आर्टिकल द पुट नहीं किया है। रीजन देखो, यहाँ पे तो फर्स्ट एज ए ऑर्डिनल नंबर यूज हुआ, मैंने लिख दिया। यहाँ पर जो इमीडिएट बिफोर दिस ऑर्डिनल नंबर वर्ड लगा हुआ है ना, ये एक पजेसिव एडजेक्टिव है, PA पजेसिव एडजेक्टिव। आई थिंक मैंने कल आपको ये पॉइंट क्लियर कर दिया था पिछले सेक्शन के अंदर कि अगर किसी पर्टिकुलर एडजेक्टिव के पहले ऑलरेडी एक दूसरा पजेसिव एडजेक्टिव आता है तो उन दोनों के बीच में आप आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कौन कौन होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव? माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर। तो यहाँ पे योर्स नहीं होगा, योर होगा, ठीक है। विच इज़ योर फर्स्ट सेल फोन, यहाँ पे देख रहे हैं आप पजेसिव एडजेक्टिव है। और मैंने बताया आपको कि जो आपके ऑर्डिनल नंबर्स हैं ये भी ऑलरेडी एक एडजेक्टिव होता है। तो दोनों एडजेक्टिव के बीच में आर्टिकल द लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, नेक्स्ट, लास्ट के साथ आर्टिकल द लगता है, लेकिन ये कंडीशन हर जगह अप्लाई हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक और कर लेते हैं। जैसे हम बोले द नेक्स्ट ट्रेन, या हम बोलें द लास्ट चैप्टर, या हम कहें द थर्ड स्टूडेंट, या हम लास्ट कह दें द फिफ्थ बुक। तो इस तरह से आप पर्टिकुलर आपके जो ये ऑर्डिनल नंबर्स हैं इनके सामने भी आर्टिकल द का इस्तेमाल इजीली कर सकते हो। थोड़ा सा आपको सिचुएशन को देखना है, सेंटेंस को देखना है। मैक्सिमम इस्तेमाल होता है, कुछ जगह इस्तेमाल नहीं भी होता है। कहाँ यूज़ नहीं होता? जब इन ही ऑटोमेटिकली इन एडजेक्टिव के पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव आ जाता है। लेट मी राइट फॉर यू, मैं लिख दूँ आपके लिए कि कहाँ पर आपको फर्स्ट सेकंड के बाद भी आर्टिकल द यूज़ नहीं करना है। तो कंडीशन क्या है, ध्यान रखनी है आपने वो कंडीशन। इफ ऑर्डिनल नंबर्स, ON ऑर्डिनल नंबर, राइट, ऑर्डिनल नंबर आर followed by any possessive
एडजेक्टिव, अगर उसके पहले से ही कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव आया है, कौन कौन है ये? लेट मी राइट फॉर यू। माई, फर्स्ट पर्सन आई के लिए माई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी के लिए आर, योर फॉर द सेकेंड पर्सन, फॉर थर्ड पर्सन इट इज हिज, हर, इट्स एंड देयर। ये होते हैं आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव। हमने लिखा इफ ऑर्डिनल नंबर आर फॉलोड बाय एनी एडजेक्टिव, कौन से? पॉजेसिव एडजेक्टिव। नो आर्टिकल नीडेड इन बिटवीन। इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, इस पॉइंट को चाहे आप नोटबुक में लिख लो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ जब आपके सामने होगी कि आपके साथ दो एडजेक्टिव ऑलरेडी बीच में आ रहे हैं, आप उनके बीच में यानी कि माय, फर्स्ट, आवर, थर्ड एंड ऑल दैट वर्ड जो होंगे, इन दोनों के बीच में आर्टिकल द का इस्तेमाल, आई ऑलरेडी रोट इन बिटवीन, बीच में आपको कोई आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करना है इनके साथ, याद रहेगा। अच्छा, इसी में एक और कंडीशन है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ ही। अगली कंडीशन क्या बोलती है? अगली कंडीशन ये बोलती है कि सेकेंड नंबर कंडीशन है ये, इफ ऑर्डिनल नंबर, खास तौर पे कौन कौन से? खास तौर पे, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, खास तौर पे आपका ऑर्डिनल नंबर, स्पेसिफिकली नेक्स्ट एंड लास्ट। खास तौर पर ये दो ऑर्डिनल नंबर्स, ठीक है, is followed by any time expressing word। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। अब ये कौन हुए? आपने ध्यान रखना, मैंने सबकी बात नहीं की, मैंने कहा ऑर्डिनल नंबर कौन कौन से? दो ही, नेक्स्ट और लास्ट। इनके बाद फॉलो मतलब इनके बाद कोई वर्ड आ रहा है, ये किसी को फॉलो करवा रहे हैं, किसको? टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। खास तौर पे कौन सा? टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। कौन कौन होते हैं ये देख लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वीक। वीक मतलब संडे टू मंडे, तो यहाँ पे वीक वर्ड लिखा है, संडे से मंडे लिखा है, सब बराबर होगा। मंथ, मंथ मतलब फ्रॉम जैन टू दिसंबर, अब वहाँ पे मंथ वर्ड लिखे, हमारी नेक्स्ट मंथ लिखा है या फिर नेक्स्ट जनवरी लिखा है, सब बराबर, ठीक है। ईयर, तो अगर आपके पास कुछ ऐसे वर्ड नेक्स्ट या लास्ट के बाद आते तो करना क्या है? देन अगेन नो आर्टिकल नीडेड, नो आर्टिकल नीडेड, आपको उनके बीच में कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। एग्जाम्पल देखिए किस तरह से। एग्जाम्पल में बोलते जैसे हम बोले नेक्स्ट द वीक, अगर मैं ऐसा कहूंगी तो मेरा लिखा हुआ सेंटेंस ऑफ कोर्स रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? बिकॉज मैंने अभी बोला कि अगर नेक्स्ट के बाद कोई टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आ जाता है, वीक वीक, ठीक है, तो उसके बीच में आया हुआ आर्टिकल जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए था? होना चाहिए था नेक्स्ट वीक, या हम कहें, मान लिया जाए, मैं कह दूं आपको लास्ट संडे, तो लास्ट संडे, और आप बोल के देखो लास्ट द संडे, बोलने में ही अजीब लग रहा है, राइट। तो लास्ट संडे ऑफ कोर्स जो मैंने लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट है। संडे जो है वो टाइम एक्सप्रेस करता है कैसा? वीक का। तो ध्यान रखना है कि वीक वर्ड खुद आए या वीक का नाम आए, मंथ वर्ड खुद आए या मंथ का नाम आए, ईयर वर्ड खुद आए या ईयर का नंबर आए, आपने उनके बीच में कभी भी आर्टिकल द, ए या एन का इस्तेमाल नहीं करना है। आप बोलेंगे नेक्स्ट ईयर, या फिर आप बोलेंगे नेक्स्ट जनवरी, या बोलेंगे आप नेक्स्ट अगस्त, कुछ भी ध्यान रखना है, इनके बीच में आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करना है। हल्की सी रिवीजन इसके लिए हमने डिस्कस किया कि हमारे पास ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। ऑर्डिनल नंबर्स कौन कौन? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, नेक्स्ट, लास्ट। इन नंबर्स के साथ के पहले, नोट साथ में, इनके पहले आर्टिकल द लगाना है। इतना क्लियर आई थिंक। उसके बाद हमने डिस्कस किया, कंडीशन अप्लाइज करवाई कुछ। पहले कंडीशन में हमने कहा था, जो लिखा था पहले समय में, ठीक है, हमने कहा था कि आपके नेक्स्ट और लास्ट और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के पहले, इनके पहले आ जाता है बाय द वे कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो भी आपने बीच में आर्टिकल द नहीं लगाना है। सेकंड कंडीशन क्या बोलती थी कि अगर नेक्स्ट और लास्ट के बाद, इनके बाद आता है कोई टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, तो भी आपने बीच में आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करना है, वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं अब, और
जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो रही होंगी चीज़ें और अच्छा लग रहा होगा आज का टॉपिक भी, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है आपके पास, आपको आर्टिकल द को इस्तेमाल करना है सुपरलेटिव डिग्री के साथ। अब ये भी आपका एडजेक्टिव का ही पार्ट है। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी अवेयर होंगे डिग्रीज के साथ। डिग्रीज 3 तरह की होती हैं, लिख दूँ मैं आपके लिए। सबसे पहले आपके पास होती है पॉजिटिव डिग्री, फिर आपके पास होती है कंपैरेटिव डिग्री, और लास्ट में आपके पास होती है सुपरलेटिव डिग्री, जिसमें कि वो बिल्कुल ही सुप्रीमेसी को दिखाता है, ठीक है। जैसे कि कौन कौन सी, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूँ आपके लिए गुड पॉजिटिव डिग्री होती है, बेटर डिग्री आपकी कंपैरेटिव में आती है, और बेस्ट डिग्री आपकी सुपरलेटिव में आती है। इसी तरह से अब आपको याद भी आ गया होगा कि डिग्रीज कौन कौन सी थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये एक ही है, ऑफकोर्स बहुत सारी हैं। जब हम पढ़ेंगे कहाँ, एडजेक्टिव के चैप्टर में, आई विल टेल यू हाउ डिग्रीज विल वर्क। फिलहाल देखो कि पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव है। मैंने बोर्ड पे हेडिंग लिखी हुई है फॉर सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ स्पेशली एडजेक्टिव, क्योंकि डिग्रीज जो है ना वो एडवर्ब की भी होती हैं, राइट। डिग्रीज जो हैं वो एडवर्ब की भी होती हैं, तीनों सेम ऐसे, राइट, सेम होती है। लेकिन आपने ध्यान रखना है कहाँ लगानी है आर्टिकल द आपको, एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री के पहले। मैंने आपके बोलेंगे एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बोल दूं, ही इज द बेस्ट प्लेयर। चलो ही को निकाल के हम यहाँ पे नाम डाल देते हैं सचिन का, सचिन तेंदुलकर, ऑफकोर्स उसका कौन होगा, सचिन तेंदुलकर इज द बेस्ट प्लेयर ऑफकोर्स अमंग ऑल। मैंने कंपेयर किया, तुलना किया सचिन का बाकी दुनिया के हर प्लेयर से। ऑफकोर्स ही इज द बेस्ट, ऑफकोर्स गॉड है वो क्रिकेट का, तो वो अच्छा ही खेलेंगे। सचिन जो है वो सबसे बेस्ट प्लेयर है। अब बेस्ट कौन है यहाँ पे, बेस्ट यहाँ पे डिग्री आ रही है कौन सी, सुपरलेटिव, SD सुपरलेटिव डिग्री। इसके पहले हमने क्या लगा दिया, आर्टिकल द। या फिर जैसे माया is the happiest girl of her family। कोई माया है जो अपने परिवार में जितने भी लोग हैं, 5 से 7 10 हज़ार ज़्यादा हो गया, 1000 तो इतने तो लोग नहीं होंगे, खैर कम ही होंगे, ठीक है। आजकल तो वैसे बहुत कम होते हैं, बच्चे अलग अलग परिवार बनाना शुरू हो गए हैं। खैर माया जो है वो अपने परिवार में सबसे हैप्पीएस्ट लड़की है। तो हैप्पीएस्ट कौन सी डिग्री है यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो IEST, ये डिग्री फिर से हो गई आपकी सुपरलेटिव, आर्टिकल द लग गया, सेंटेंस आपका राइट हो गया। तो इस तरह से आप अपने डिग्रीज के साथ, कौन सी खास तौर पर एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ भी आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट जो है वो इसी डिग्रीज को लेके, तो मैं कंप्लीट रब नहीं कर रही हूँ, हल्का सा रब करती बस यहाँ से। अगले जो हम पॉइंट देखेंगे इसको अपने ध्यान से देखना है, बिकॉज मैं बताने वाली हूँ अब आपको, उसको आपको बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। और अगर क्लियर ना हो तो वीडियो को रिपीट करके भी चेक करेंगे तो कोई बुराई नहीं है, बिकॉज यहाँ पे उलझने के चांसेस बहुत होते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि जो डिग्री होती है सुपरलेटिव, जो लास्ट में लिखी हुई है, इसके पहले आर्टिकल द लगता है एडजेक्टिव की डिग्री के पहले। अब कुछ कंडीशन ऐसी भी आएंगे जहां हम कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। अब जिन बच्चों को मालूम, मैंने पता होगा, जनरल सेंस में कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज देन। एक कंजंक्शन है जो डिग्री के बाद यूज होती है। कैसे, जैसे हम बोले ही इज बेटर देन हिम तो नहीं करते, अजीब सा हो जाएगा क्योंकि मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो हम कर देते हैं ही इज बेटर देन यू। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो मैंने लिखा है कि बेटर जो है ये डिग्री है, कौन सी, कंपैरेटिव, तुलना हो रही है किस में, किसी ही में और किसी यू में। और डिग्री के एकदम से बाद एक वर्ड आता है देन, इसको हम बोलते हैं कंजंक्शन। तो यहाँ पे नॉर्मली जब हम नॉर्मल डिग्री की बात कर रहे होते हैं तो हम जो कंपैरेटिव डिग्री है उसके बाद हमेशा देन का इस्तेमाल करते हैं।
अभी मैंने आपको बोला कि कुछ कंडीशंस ऐसी आएंगी जहां कंपैरेटिव डिग्री के पहले माने उसके लेफ्ट में आप आर्टिकल द का यूज़ करोगे। तो कुछ 3 कंस्ट्रक्शंस मैं आपको लिखाने वाली हूँ। पहले कंस्ट्रक्शंस लिखाऊंगी, उसके बाद एग्जाम्पल दूंगी। तो आपने ध्यान से देखना है, चाहो तो आप इसको लिख भी सकते हो अपने पास, या तो फिर लेक्चर रहेगी जो पूरा रिकॉर्ड होने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये आपकी अपनी चॉइस है। हम करने के वाले हैं कंपैरेटिव डिग्री के पहले के लेफ्ट में भी आर्टिकल द लगता है। कैसे? आपके पास नंबर 1 कंडीशन आएगी, वहां पे आपको मिलेगी कंपैरेटिव डिग्री, CD कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद आपको लगा हुआ मिलेगा ऑफ द 2, और उसके बाद ध्यान देना कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद ऑफ द 2, मेक श्योर यहाँ पे 2 होना मैंडेटरी है, अगर ये नहीं है तो कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। और उसके बाद आपको मिलेगा लास्ट में प्लूरल नाउन। अगर आपके सामने कभी इस तरह की कोई कंडीशन आ जाए कि लिखा हुआ है कंपैरेटिव डिग्री, ऑफ कोर्स आगे भी चीज़ें होंगी लेकिन बाद में बताती हूँ। कंपैरेटिव डिग्री आ रहा है सेंटेंस की कहीं बीच में, डिग्री के इमीडिएट बाद लिखा आ रहा है ऑफ द 2, और उसके बाद लिखा हुआ आ रहा है कोई प्लूरल नाउन, तो इस कंडीशन में कंपैरेटिव डिग्री के पहले आपको आर्टिकल द इस्तेमाल करना है, पहली कंडीशन, ठीक है। एग्जाम्पल बाद में देती हूँ। सेकेंड कंडीशन को देखिए। सेकेंड कंडीशन आपके पास हो जाती है कि सपोज आप बोले, यहाँ पे करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या आ रहा है, एकदम से कोई आपको काउंटेबल नाउन, कैसे करो, ऐसे कर देता हूँ, कॉमन नाउन कहो या काउंटेबल नाउन कहो, एक ही बात है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद कोई कॉमन नाउन मिल रहा है और उसके बाद कोई फिर से आपको मिल रही है अच्छा, सेकंड कंडीशन आपकी बोलती है कि कंपैरेटिव डिग्री मिल रही है और उसके एकदम बाद आपको कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन मिल रहा है, तो उसमें भी आप ध्यान देना, पहले कंपैरेटिव डिग्री, बाद में मिल रहा है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो उसमें भी आप कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल ऑफ कोर्स करोगे। थर्ड कंडीशन क्या बोलती है? थर्ड कंडीशन बोलती है कि थोड़ा यहाँ करते हैं कि इफ देयर आर 2 comparative degrees in a sentence indicating towards one thing। अगर आपके सेंटेंस में 2 कंपैरेटिव डिग्री आ रही हैं और किसी एक चीज की तरफ इशारा कर रही हैं, तो आपको दोनों कंपैरेटिव डिग्रीज के सामने आर्टिकल द का इस्तेमाल करना होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम बोले साहिल इज द बेटर ऑफ द 2 ब्रदर्स, पहला एग्जाम्पल। दूसरा देखो, आशा इज द बेटर काउंटेबल नाउन सिंगर देन लता। लास्ट देखो, the higher you go the cooler you feel।
ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखें कंडीशन कहाँ कहाँ अप्लाई हुई और कैसे हमने किया। हमने कहा था कि सेंटेंस की शुरुआत तो हो जाएगी, उसके बाद हमारे पास आना चाहिए एक कंपैरेटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री आपको मिल रही है। फिर आ रहा है ऑफ द टू, कंडीशन अप्लाई हो रही है, और लास्ट में आ रहा है प्लूरल नाउन। तो इस केस में देखो कहीं भी देन का इस्तेमाल नहीं हुआ, ऐसे कंडीशन में देन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इनफैक्ट आप डिग्री के पहले किसका इस्तेमाल करेंगे, आर्टिकल द का। सेंटेंस आपका राइट हो गया। आगे देखो हमने कहा था कि कंपैरेटिव डिग्री आएगी, उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा। ध्यान से देखते हैं, आशा इज सेंटेंस का शुरुआत हुआ, उसके बाद आ रहा था कंपैरेटिव डिग्री में आपके पास बेटर, बेटर के बाद आ रहा था एक इमीडिएट बाद आ रहा था एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन सिंगर। यहाँ पे देन लगा, मैंने क्या लगाया, सिंगर। आशा इज द बेटर सिंगर, तुलना हो रही है, कंजंक्शन हो गया किससे, लता। ठीक है, तो हमने लगा दिया आर्टिकल द इसके पहले, सेंटेंस ये भी हमारा राइट हो गया। फिर हमने कहा एक सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्रीज आएंगी, एक सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्रीज आएंगी। दोनों डिग्रीज किसी एक के बारे में बात कर रही होंगी तो भी आपको उन दोनों के पहले आर्टिकल द लगाना होगा, सेंटेंस आपका हो गया करेक्ट। तो इस तरह से ध्यान रखना है, कंपैरेटिव डिग्रीज में ये तीन कंडीशन अप्लाई होने पे आपको आर्टिकल्स का इस्तेमाल करना है। सिर्फ सेकंड कंडीशन में आप आर्टिकल देन का यूज़ करेंगे, ये कंजंक्शन नॉट आर्टिकल, देन का यूज़ करेंगे, अदरवाइज आपको कहीं भी यूज़ नहीं करना है देन का। फिर से देख लो, कंपैरेटिव डिग्री आएगी, ऑफ द टू आएगा प्लूरल नाउन, तो डिग्री के पहले आर्टिकल द लगा देना। कंपैरेटिव डिग्री आएगी, उसके एकदम से बाद, मेक श्योर उसके एकदम बाद ये चीज़ें होनी चाहिए, उसके एकदम से बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा तो भी डिग्री के पहले आर्टिकल द लगा देना। सेंटेंस के अंदर दो कंपैरेटिव डिग्रीज एक साथ आती है, मेक श्योर कंपैरेटिव डिग्रीज। अगर अभी आपको कंपैरेटिव डिग्रीज की नॉलेज नहीं है तो कोई बात नहीं, एडजेक्टिव के चैप्टर में बढ़ते हुए मैं आपको पूरा समझाऊंगी, उस केस में भी आपको दोनों डिग्रीज के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल करना है। सेंटेंस आपका राइट हो गया। ठीक है, चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, इसके बाद अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। और अगला पॉइंट मैं आपको जो बताने वाली हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखिए, हम कुछ 5 जगहों के नाम डिस्कस करेंगे, लेकिन 5 जगहों में बाकी चीज़ें अपने आप से आ जाएंगी। देखो पहले क्या है, सबसे पहले आपके पास आ गया स्कूल, नंबर 2 में आपके पास सपोज आ गया टेम्पल, फिर आपके पास आ गया मान लिया जाए हॉस्पिटल, फिर आ गया आपके पास मान लिया जाए जेल, और लास्ट में आपके पास आ गया मान लिया जाए बाजार। ये 5 प्लेसेस हैं। हमने क्यों लिखे बोर्ड पे, पहले समझते हैं कि हुआ क्या क्या। देखिए ध्यान से, यहाँ पे जब मैं स्कूल की बात कर रही हूँ तो मैं कॉलेज की बात भी कर रही हूँ, तो मैं आपके यूनिवर्सिटी की बात भी कर रही हूँ, तो साथ साथ में आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स अकेडमीज की बात भी कर रही हूँ। स्कूल का मतलब क्या हो गया, एजुकेशन प्लेस, जहाँ पे शिक्षा लिया दी जाती है। टेम्पल की बात कर रही हूँ तो मॉस्क्यू, चर्च, गुरुद्वारा सबकी बात कर रही हूँ। हॉस्पिटल आपका कोई भी तरह का हो सकता है, जेल, प्रिजन, बाजार आपका शॉपिंग मॉल या सिंपल मार्केट की बात हो रही है। अच्छा, अब देखिए बोर्ड पर जो ये चीज़ें लिखी हैं, इसको समझने से पहले कि ये बोर्ड पे क्यों लिखी हैं, आर्टिकल द का कनेक्शन क्या है इनके साथ, उसको समझते हैं। पहले मुझे बताना है आपको कि स्कूल जो है किस वजह से बनाया गया एंड बाकी बिल्डिंग्स जो हैं किस वजह से बनाई गई हैं, माने इनका प्राइमरी पर्पस क्या है, पहले वो लिखते हैं। स्कूल का प्राइमरी पर्पस होता है एजुकेशन, है ना, मतलब यहाँ पे पढ़ाई की जाती है या ऑफकोर्स करवाई जाती है। टेम्पल या चर्च या मॉस्क्यू या गुरुद्वारा, कुछ भी किसी भी तरह का ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे जाके आप पूजा अर्चना करते हैं, उसका मेन मोटिव होता है, यानी कि प्राइमरी पर्पस होता है वर्शिप, पूजा अर्चना, भगवान के लिए प्रार्थना वगैरह करना, उसके लिए। हॉस्पिटल का प्राइमरी पर्पस होता है ट्रीटमेंट या तो वो लेगा ऑफकोर्स पेशेंट, या तो देगा ऑफकोर्स डॉक्टर। जेल का पर्पस होता है पनिशमेंट, जेल कहो आप चाहे प्रिजन कहो, ये एक ही बात है। और बाजार, शॉपिंग मॉल, सिंपल सी मार्केट हो, चाहे बड़े बड़े से मॉल्स हो, कुछ भी हो, सबका प्राइमरी पर्पस होता है शॉपिंग। ठीक है, सभी जाते हैं ना शॉपिंग करने के लिए।
तो जो साथ में लिखे हैं ये इनके प्राइमरी पर्पस है। इन सभी 5 जगहों के प्राइमरी पर्पस की बात की जाए तो साइट में इसके राइट में लिख दिए हैं। स्कूल का है एजुकेशन, टेम्पल का है वर्शिप, हॉस्पिटल का है ट्रीटमेंट, जेल का है पनिशमेंट और ऑफ कोर्स बाजार का है शॉपिंग। अब जब भी इन जगहों को, स्कूल की बात की तो बता दिया मैंने पहले से, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, एकेडमी, प्राइवेट, गवर्नमेंट, सभी सारे इंक्लूड हो गए, ठीक है। तो जब इन 5 जगहों का इस्तेमाल आप इनके प्राइमरी पर्पस पे करते हो, जिस वजह से ये बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, तो करते हो तो कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना। सिंपल ट्रिक देखते हैं। सिंपल बात याद रखनी है आपने कि जब आपने इनको प्राइमरी पर्पस पे यूज़ किया, प्राइमरी पर्पस, तो आपने किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। जैसे ही आपने बोला कि आप बोलते हैं आई गो टू स्कूल, आप कभी नहीं कहते आई गो टू द स्कूल। क्यों नहीं कहते? बिकॉज आप स्कूल जा रहे हैं पढ़ने या पढ़ाने के लिए, किसी और काम के लिए नहीं। तो आपने क्या किया? स्कूल का प्राइमरी पर्पस सॉर्ट आउट किया। प्राइमरी पर्पस सॉर्ट आउट किया तो आपने आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन जैसे ही आप इनके सेकेंडरी पर्पस पे आते हो, सेकेंडरी पर्पस क्या है वो डिस्कस करते हैं उनको भी। सेकेंडरी पर्पस पे आते ही आपको इनके साथ आर्टिकल ऑफकोर्स द का इस्तेमाल करना है, ठीक है। सेकेंडरी पर्पस क्या? जैसे सपोज स्कूल में जो है ना आपकी पीटीए मीटिंग है आज, और आज पीटीए मीटिंग के लिए आपके फादर स्कूल जा रहे हैं, तो आप बोलेंगे माय फादर इज गोइंग टू द स्कूल टू अटेंड पीटीए मीटिंग, ठीक है। मैंने क्या हो जाएगा, लिख देती हूँ एग्जाम्पल, पहले बोल रख दूँ जरा, समझाती हूँ उनको, 1 सेकेंड रखिए बस। 2 कंडीशंस आपने माइंड में लेके चलनी है। प्राइमरी पर्पस आ गया, आर्टिकल मत लगाना। सेकेंडरी पर्पस आ गया, आर्टिकल द लगा देना। कैसे? देखो एग्जांपल देखो। जैसे मैं बोलती हूँ आई गो टू स्कूल, और दूसरा बोलते हैं माय फादर गोज टू द स्कूल। तो दोनों ही सेंटेंसेस को पढ़ के खुद ही पढ़ने वाला आइडिया लगा लेगा कि स्कूल जो कि एक बिल्डिंग का नाम है उसका इस्तेमाल किस लिए किया गया होगा। एक जगह मैंने आर्टिकल द नहीं लगाया है, रीजन आप समझ गए होंगे, एक जगह लगाया है। पहले सेंटेंस के अंदर दिखा रहा है कि मैं, कोई छोटा बच्चा या कोई ऑफकोर्स कॉलेज गोइंग बच्चा, बड़ा बच्चा व्हाटसएवर, वो जो है वो स्कूल जा रहा है, या फिर कोई अध्यापक स्कूल जा रहा है, ठीक है, पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए। तो यहाँ मालूम चल रहा है कि स्कूल का कौन सा पर्पस सॉर्ट आउट हो रहा है? प्राइमरी पर्पस। प्राइमरी मतलब वो स्कूल के अंदर जिस उद्देश्य के लिए आपका स्कूल बना है उसको उसको करने के लिए जा रहा है, ठीक है। उसके बाद माय फादर गोज टू द स्कूल। अभी फादर स्कूल जा रहे हैं, अब ये तो नहीं है ना कि फादर ही पढ़ रहे हैं और बच्चा ही पढ़ रहा है। हाँ, फादर अगर जाते हैं पढ़ाने के लिए तो और बात है, लेकिन फिलहाल इसको पूरा कर देते हैं। माय फादर गोज टू स्कूल टू अटेंड पीटीए मीटिंग। क्योंकि वरना आप बोल देते कि जी फादर साहब जो हैं वो टीचर हैं, स्कूल में पढ़ाने जा रहे होंगे, तो बात बनती ना, इसलिए मैंने पूरा कर दिया। पूरा किया क्या कि माय फादर गोज टू द स्कूल टू अटेंड पीटीए मीटिंग, ठीक है। मेरे फादर जो है जा रहे हैं स्कूल में, किस लिए? अटेंड करने के लिए मीटिंग। यानी कि मेरे पिताजी का उद्देश्य ना पढ़ना है ना पढ़ाना है, किसी दूसरे काम के लिए जा रहे हैं। जब वो दूसरे काम के लिए गए तो हमने आर्टिकल द का इस्तेमाल किया और सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। स्कूल, टेम्पल, हॉस्पिटल, जेल, बाजार, प्राइमरी पर्पस होगा, आर्टिकल मत लगाना। सेकेंडरी पर्पस होगा, आर्टिकल लगा देना, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ आप नेक्स्ट के ऊपर। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास लैंग्वेज नेम, यानी कि भाषा का नाम। अगर हम हिंदी में बात करेंगे तो भाषा का नाम, भाषा जो कि हम लोग बोलते हैं। कौन कौन सी हो गई? जैसे सपोज हमारी अपनी भाषा है हिंदी, जो भाषा हम सीख रहे हैं इंग्लिश, और ऑफ कोर्स आपकी अपनी पहाड़ी भाषा, उर्दू भाषा, मराठी भाषा, फ्रेंच लैंग्वेज, अमेरिकन लैंग्वेज, बहुत सारी भाषाएं हैं, सब तो लिखना पॉसिबल नहीं है बोर्ड के ऊपर। तो अब जब लैंग्वेज का नाम आता है, बीइंग अ प्रॉपर नाउन, लैंग्वेज के नेम को हम लोग क्या मानते हैं? प्रॉपर नाउन मानते हैं।
तो प्रॉपर नाउन के पहले हम कभी भी कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। ध्यान रखना है आपने, लैंग्वेज के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं करना है। हाँ, ट्विस्ट क्या है गेम में? ट्विस्ट ये है कि अगर लैंग्वेज वर्ड खुद आ गया, कौन सा वर्ड? लैंग्वेज वर्ड। ये वर्ड खुद आ गया तो इसके पहले आपको आर्टिकल द का इस्तेमाल कर देना है, ठीक है। द लैंग्वेज, हिंदी इज द लैंग्वेज ऑफ इंडियंस, हिंदी इज द लैंग्वेज ऑफ इंडियंस। ध्यान रखना है, लिख देती हूँ मैं आपके लिए और क्लियर हो जाएगा। हिंदी इज द लैंग्वेज ऑफ इंडियंस। तो यहाँ पे मैंने लिखा आपके सामने हिंदी, जो कि एक हमारी लैंग्वेज का नाम था, LN लैंग्वेज नेम, जिसको हम क्या कंसिडर करते हैं, इसको हम मानते हैं प्रॉपर नाउन। इसके पहले हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाया। फिर हमने कहा इज द लैंग्वेज, मैंने आपसे कहा था लैंग्वेज वर्ड खुद आएगा, लैंग्वेज वर्ड खुद आएगा, आर्टिकल द यूज़ करना है। लैंग्वेज का नाम आएगा, आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पे लैंग्वेज वर्ड खुद आया, मैंने आर्टिकल द लगाया, सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से लैंग्वेज के साथ भी आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं होता है। एक कंडीशन आती है, जैसे हम बोलते हैं जब हम एक वर्ड ट्रांसलेट का यूज़ करते हैं तो हम बोलते हैं ट्रांसलेट द हिंदी इनटू इंग्लिश। तो इस केस में यहाँ पे हिंदी के पहले लगा हुआ आर्टिकल द आपका करेक्ट है। ध्यान रखना है आपने किसको? ट्रांसलेट वर्ड को। ट्रांसलेट वर्ड जब भी आएगा तो आपको आर्टिकल द का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है जी। तो ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं आपके सरनेम के साथ। अब हमारे पास सरनेम जो आपके फर्स्ट नेम के साथ आप लगाते होंगे, जैसे मैं शेख इस्तेमाल करती हूँ, आप शर्मा, वर्मा काइंड ऑफ नाम यूज़ करते होंगे, ठीक है। चलिए, तो सरनेम का क्या इस्तेमाल होगा यहाँ पे देख लेते हैं कि सरनेम के साथ अगर अभी नाम है और नाम का बहुवचन नहीं बनता, अगर आप शर्मा है तो शर्माज कहते हैं, कंडीशन क्या बताती हूँ अभी, ठीक है। तो सरनेम को कैसे बनाते हैं प्लूरल वो देखते हैं। सरनेम के साथ भी आप क्या करो, द का इस्तेमाल कर दो, द प्लस आपका सरनेम, तो ये क्या बन जाएगा आपका प्लूरल फॉर्म। जैसे आपका नाम है, सपोज मान लिया जाए आप कोई है मिस्टर शर्मा, मान लिया जाए। जब मैंने कहा मिस्टर शर्मा तो मैं किसी एक श्रीमान शर्मा के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन जब मैं कहूँगी द शर्माज, मेक श्योर मैंने शर्माज कहा और लिखा भी। तो जब भी आप सरनेम के साथ जोड़ते हैं द को तो वहाँ पे आपको एस लगाना ज़रूरी है, ठीक है। द शर्माज, द शेख्स, द वर्माज, द अब्रॉयज, द श्रीवास्तवाज, ध्यान रखना है। तो जब शर्माज की बात की गई तो उसके अंदर एक मिस्टर शर्मा आ गए खुद, एक उनकी मिसेज आ गई, यानी कि मिसेज शर्मा आ गई, और बाकी उनके बच्चे आ गए। तो शर्माज की बात करते ही द शर्मा जैसे ही हम कहते हैं, इसका मतलब होता है कि आप पूरे परिवार के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हुआ टॉपिक कंप्लीट आपके आर्टिकल द के रिगार्डिंग। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कहाँ आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं किया जाता।